आज के टॉक शॉप को हम एक नए अंदाज से कर रहे हैं। फखर दुरानी भी दस्तयाब नहीं थे और मैं भी दस्तयाब नहीं था। एक्चुअली हम दोनों दस्तयाब थे, स्टूडियो दस्तयाब नहीं था, तो हमने सोचा कि इस अंदाज से आपसे मुखातिब हो जाए। आज हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की फतह की। शौकत अजीज सिद्दीकी केस कैसे जीते, उसका पूरा बैकग्राउंड हम बताएंगे और फिर इसका मुस्तकबिल पर क्या असर होगा। नंबर 1 हम इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत हुई है, वो जीत कैसे हुई है, उसके ऊपर हमने माजी में गुफ्तगू की थी, लेकिन एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो क्या डेवलपमेंट हुई है इस पे बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ की गई एक दरखास्त के बारे में, जो कि सदर आरफ अलवी के अजीजो वकारत के हवाले से है। इन तीनों मौज़ूआत के साथ साथ हम जिस तरह के आपसे वादा किया था, कमेंट्स जो आपके शामिल करने थे, उन कमेंट्स को शामिल करेंगे और फिर वादा निभा के आपसे इजाजत चाहेंगे। लेकिन बात का आगाज करते हैं। फखर, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शाहजी आप सुनाए। फखर कैसा लग रहा है ये दूर दूर बैठे हुए? शाहजी अजीब सा लग रहा है। मेरा ख्याल है वो ज्यादा इंटरेक्टिव होता है आप जब स्टूडियो में होते हैं, तो ये एक नया तजर्बा है। बहरहाल बाज़ औक़ात ये होता है कि अवेलेबिलिटी के होते हैं मसाइल, तो ये करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए हम जो है पेशगी माजरत भी करते हैं अपने जो नाज़रीन है उनसे। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी फखर जी, क्विकली, शौकत अजीज सिद्दीकी के केस को आपने भी कवर किया है, मैंने भी कवर किया है। मैं चाहता हूं बैकग्राउंड आप भी बयान कर दें, मैं भी बयान कर दूं और फिर इस मामले के ऊपर आगे इस मामले के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको पता है फखर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के अफसर नहीं ले रहा, यानी कि उस वक्त के जो करता धरता थे उनके नाम भी नहीं ले रहा। लेकिन बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। साल 2018 में उन्होंने रावलपिंडी की एक अदालत में जाके एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या को मैनेज किया जा रहा है, और उनका इशारा उस वक्त आईएसआई के ऊपर था और उस वक्त आईएसआई के जो अफसर थे उनके हवाले से था। बाद में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जब फैज हमीद का नाम लिया और उन्होंने बताया था कि फैज हमीद जो है वो उनसे मिलने आए थे उनके घर पर। ये बात उन्होंने जाती तौर पर मुझे भी बताया कि फैज हमीद उनके घर पे मिलने आए थे। ये वो बात है जो फैक्चुअली उन्होंने रिपोर्ट की हुई है, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम जब फैज हमीद के या किसी भी शख्स के खिलाफ मौक़िफ़ देना चाहता है इस वाले से, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। तो उन्होंने कहा था कि फैज हमीद साहब ने कहा था उनको बाज़ केसेस के बारे में कि वो केसेस को ना छेड़ा जाए या बेल ना दी जाए उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को, क्योंकि बकौल शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के फैज हमीद साहब ने कहा था कि ये हमारी मेहनत है वो सारी खराब हो जाएगी। तो इसके बाद हुआ ये कि इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर की गई और होना तो ये चाहिए था कि जो उन्होंने तकरीर की थी पिंडी में, उस के ऊपर तहकीकात की जाती, लेकिन इनके अपने साथी जजेस ने इनको बरतरफ कर दिया एक बड़े मुतनाज़ा तरीके से। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया है और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को बतौर जज तो बहाल नहीं किया, क्योंकि उनकी जब तक दरवाजा खटखटा रहे थे उस वक्त तक उनको इंसाफ नहीं मिला और वो रिटायर हो गए। हालांकि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बन सकते थे और आज अदालत ने, इनकी काजी फाइज ईसा साहब की अदालत ने उनको बहाल कर दिया है। उनकी मिलेगी, उनको जज कराया जाएगा, उनकी बर्तरफी खत्म हो गई है। और काजी फाइज साहब आपको पता खुद भी इसी सारे प्रोसेस से बड़े करीब से फर्क होते हुए बचे हैं। लेकिन खैर, तो फखर, ये तो मैंने बैकग्राउंड मेरी इस दौरान शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से दोनों मुलाकातें भी रही हैं, आपकी भी रही हैं। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा शाहजी, इसमें जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे, ये जो रावलपिंडी बार काउंसिल से खिताब था, ये रेफरेंस बाद में आया। इससे पहले इनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था, वो जो इनको बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिहाइशगाह मिली हुई थी इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में, तो उस पे जो उनकी मेंटेनेंस और उसके हवाले से जो घर का वो था रेनोवेशन वगैरह,
उस पे इनका मिसकंडक्ट और ये जो इस तरह के चार्जेस लगाए गए थे और सीडीए की तरफ से जो अखराजात और ये उस पे, तो पहला इनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो इस हवाले से था। तो उससे क्योंकि बात नहीं बन रही थी, तो फिर उसके बाद ये जो रावलपिंडी बार काउंसिल वाला जो खिताब का था, उनके खिलाफ ये रेफरेंस बना के उनको फारिग किया गया था। बैकग्राउंड आपने ये भी बता दिया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब इस फैसले के खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ जब अपना जवाब जमा कराया और इसको चैलेंज किया, तो उसमें उन्होंने जनरल फैज हमीद के हवाले से बड़े सख्त इल्जामात लगाए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर में मिलने आए और उनसे कहा गया कि जो पानामा के हवाले से बेंचेस हैं वो किस तरह कंस्टिट्यूट किए जाएं, क्योंकि उस टाइम जो कुछ और जजेस थे वो शायद अनअवेलेबल थे, छुट्टियों पे थे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो थे वो सीनियर प्यूनी जज थे उस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन जाहिर बात है वो अवेलेबल थे, तो बेंच वगैरह की कॉन्स्टिट्यूशन और उस पर था, तो इस वजह से उनके पास जनरल फैज हमीद साहब आए मिलने के लिए घर में, और उनसे फिर कहा गया कि ये जो पानामा केस का जो अपीलें उस टाइम, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से फैसला आ चुका था और उसके बाद नवाज शरीफ की जो लीगल टीम थी उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो अपीलें दायर की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उनकी समाअत होनी थी, उसमें सजा सस्पेंड होने के हवाले से भी था। तो दरअसल ये मामला था, और उसमें जनरल फैज हमीद साहब का वो जो मशहूर ज़माना एक उनका जो बयान था कि इससे तो हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाय हो जाएगी अगर आप जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, जिसमें ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की अपनी स्टेटमेंट पे था। अब ये भी आपको याद होगा कि इसमें जब ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये जो चैलेंज किया है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था, जो इनके वकील थे वो इस टाइम जो पीटीआई के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं हामिद खान साहब, वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के जो वकील रहे हैं, और 5-1 साल जो है इन्होंने बड़ी हमेशा से जो है ना वो इस तगदो में थे कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है वो किसी न किसी तौर पे उसमें इनको इंसाफ मिले, जो कि नहीं मिला, और ये उम्मीद इनको भी यही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो वो जो है इनको शायद वो इंसाफ दिलाएंगे, और आज जो है ये उनके लिए एक, मेरा ख्याल है कि ये अदलिया के लिए भी बड़ा एक अच्छा वो है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में से ये इंसाफ मिला है। लेकिन फखर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असल एहतसाब उन जजेस का होना चाहिए जो जजेस इनके बेंच में थे, जो जजेस उस वक्त सुप्रीम जुडिशल, अगर ये जुर्म किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये गलत फैसला था इनको उठाने का था और ये ज़ाहिर है ये जुर्म है, तो जो असल मुजरिम है, मैं बड़े कदर से कहूंगा, वो जजेस हैं जिन्होंने, वो इनके साथी जजेस हैं, ब्रदर जजेस, मेरा ख्याल भी। बिल्कुल, जजेस के साथ साथ जो जिन्होंने रेफरेंस दायर किया, और ये क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था तो सदर को भी इस पे वो पूछना चाहिए कि आप ये, इससे पहले वो जो है अपनी गलती जस्टिस काजी फायज ईसा वाले रेफरेंस पे भी वो अपनी गलती मान चुके हैं कि हमें जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। सदर साहब ने भी, और पीटीआई के जो चीफ थे इमरान खान, उन्होंने भी ये अपनी गलती का एतराफ़ किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह गलतियों का सिर्फ एतराफ़ करना ही काफ़ी नहीं होता, अगर ये इस तरह किसी को जुडिशरी को टारगेट किया जाता है किसी बगैर उसके, तो ये फिर मेरा ख्याल है उसका भी एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। फखर जी, अगले मामले पे चलते हैं क्विकली। वो मामला है अमेरिका में पीटीआई की जीत का। अगर आपको बैकग्राउंड पता है तो आप बता दें, नहीं तो मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। आप शाहजी इस पे आप जरा बताएं। फखर, आप और मैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अमेरिका के जो अहदेदार हैं उन्होंने मेहनत करके कांग्रेस में अपनी जमात के लिए अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, और उस कांग्रेस की जो कमेटी थी, बल्कि सब कमेटी थी, उसका इजलास हुआ जिसमें बड़ी तफसील से बात हुई। उसके बाद आज एक बड़ी हुई है, और वो बड़ी डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट ये है कि हमारे पास की तस्दीक हुई है, मेरे पास वो काफी है कि करारदाद एक मंजूर कर लिया उन तमाम मेंबर्स ने, पाकिस्तान
5 की पॉइंट्स हैं, वैसे तो लंबी चौड़ी करारदाद है, 5 की पॉइंट्स मैं पढ़ देता हूँ। एक तो करारदाद पहले तो इब्तदाई है, बड़ा लंबा चौड़ा, फिर उसके बाद 5 की पॉइंट क्या है। ये करारदाद कहती है, इट अफर्म्स इट्स democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan। यानी कि वो इस बात जोर देते हैं कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत की सपोर्ट करते हैं, जिसमें आजाद और गैर जानबदार इलेक्शन। calls on the president and the secretary of state to work with the government of Pakistan to ensure democracy and rule of law are upheld। कि अपने सदर को, अमरीकी सदर को और अमरीकी वजीर खारजा को कहा गया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें ताकि अपहेल्ड किया जाए, जिनके कायम रखा जाए जमहूरियत को, इंसानी हुकूक को और रूल ऑफ लॉ को, कानून की बालादस्ती को। फिर तीसरे नंबर पे कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ कानून का उसको करें, फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करें, जो कि पाकिस्तानी है। फिर चौथे नंबर पे उन्होंने कहा कि कंडेम्स अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन देयर डेमोक्रेसी, including through harassment, intimidation, arbitrary detention or any violation of civil and political rights। यानी कि ये मजम्मत करते हैं कि अगर पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक लोगों की में शमूलियत है, उन्हें हरास किया गया है, डराया धमकाया गया है, उनको बांधा गया है, किया गया है, या उनके बुनियादी इंसानी और शरई हुकूक की वायलेशन की गई है, सियासी हुकूक की वायलेशन, तो उसकी मजम्मत करते हैं बात। और 5वें नंबर पे condemns any effort to subvert the political, electoral or judicial processes of Pakistan। कि हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि जो कोशिश की इंतखाबी, सियासी इंतखाबी अदालती जो प्रोसेस है, अमल है, उसको सबट उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। अब ये जो कमेटी है, इसने इस करारदाद की मंजूरी दे दी है और अब ये जो करारदाद है ये उसमें चले जाएगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं, इसके ऊपर कानून नहीं, इसकी मॉरल हैसियत है, इखलाकी हैसियत है। और इखलाकी हैसियत क्या है कि इखलाकी तौर पे पीटीआई अमेरिकी कांग्रेस में फतह हासिल करनी। आप बताइए। नहीं, ये वाकई एक बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वो है, डेवलपमेंट है। और हमने देखा है कि पीटीआई जो लोकल से ज़्यादा जो ओवरसीज़ है, ख़ास तौर पे अमेरिका में जो पीटीआई का चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक्टिव है। वो चाहे लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए ही वो कुछ कर रहे हैं, जो लॉबी वो कर रहे हैं अमेरिकी जो कांग्रेस है उसमें भी, या ओवरऑल जो वेस्टर्न मीडिया है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जा रही है। तो इस हवाले से तो नो डाउट जो पीटीआई ओवरसीज़ की जो कारकर्दगी है वो पीटीआई पाकिस्तान से बहुत कई गुना अच्छी है। और उसकी शायद हम रीज़न ये समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान में जो पीटीआई का क्रैकडाउन या उसके हवाले से वो किया गया है, तो वहाँ पे उनको फ्री हैंड है, इसलिए वो शायद वो ज़्यादा बेहतर और इफेक्टिवली वो कर रहे हैं। लेकिन इसका एट द एंड ऑफ द डे ये भी देखना होगा कि क्या वाकई ये जितना कुछ काम कर रहे हैं इससे उनको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे ग्राउंड पे पाकिस्तान में या नहीं हो रहा। तो मैं इस पे समझता हूँ कि ये इससे ज़्यादा जो है इनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे तो ठीक है, वो ये बात भी उठा रहे होंगे, ये सब कुछ है, लेकिन जो अल्टीमेटली सफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उसको मैं ये समझता हूँ कि ये जितना ज़्यादा ये एजिटेशन की सियासत पे जाएंगे, उतना ज़्यादा इनको जो है यहाँ पे जो है वो रिप्रेशन का भी सामना करना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा शायद इनके जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल वो है आपका जो उसके ऊपर जो किरदार है वो महदूद होता जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद इनको इंटरनेशनल लेवल पे तो ये शायद इनको फ़ायदा मिल रहा हो, लेकिन जो लोकल ग्राउंड पे जो है इनको इसका नुकसान होगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल ब्रॉडली इनकी सक्सेस हुई है। अगर अमेरिका प्रेशर डालता है और एक कंडेम्स का लफ्ज आता है, तो गो कि अमेरिका की हुकूमत की प्रायोरिटीज में नहीं है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत को एक जरूर चैलेंज आया था। एनी हाउ, शाहजी, ये कंडेमनेशन से ज्यादा ना इसमें अमेरिका में जो भी कोई पॉलिसीज वगैरह हो वो उनकी लेजिस्लेशन होती है। अगर तो कोई लेजिस्लेशन हो तो वो उससे फिर मैं समझता हूँ कि नुकसान पहुंच सकता है पाकिस्तान को, या उस हवाले से ये कंडेमनेशन वगैरह से इससे मैं नहीं समझता। क्योंकि दूसरा, जो इमरान खान ने अमेरिका के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई है, तो ये जो अमेरिका की ये चंद एक जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबरान है वो नहीं तय करते, उसमें ज्यादा जो इफेक्टिव जो किरदार होता है वो अमेरिकी सेनेट का होता है। और उसमें मैंने अभी तक कोई ऐसी हलचल नहीं देखी, ना कोई पीटीआई ने कोई इस वो तरह तो की। इसके ऊपर आपको याद है, हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं इसके ऊपर के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ जो जो सेनेट है, दो ऐवान है इनके, इसमें पावरफुल वही है और ये सब कमेटी है। लेकिन बात क्या हो रही है? बात ये है कि पहली बात ये है कि एजेंडा बनाना चाहते थे। एजेंडे में कोई एम्बैरसिंग बात पाकिस्तान के लिए नहीं थी। प्रोसीडिंग में सवाल ऐसे हुए, वो शर्मन ने बड़े सवाल तलब किए। लोग शर्मन यहाँ पर इंसानी हकूक की बड़ी हमायत करते हैं, लेकिन फलस्तीन में इंसानी हकूक का नाम ही लेते हैं। फलस्तीन में वो इसराइल का जो जुल्म है उसको वो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एनी हाउ, मेरे ख्याल में मैं जाती तौर पर ये समझूंगा कि पीटीआई के जो चैप्टर है अमेरिका का, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अभी आप करारदाद के ऊपर बात कर रहे हैं, कल कला यू नेवर नो कानून साजी के ऊपर भी कोशिश करें। तो खैर आगे आगे चलते हैं, बात करते हैं। आपने मालूमात तक रसाई के कानून के हवाले से एक दरखास्त दी थी, तो वो दरखास्त क्या थी और क्या जवाब मिला आपको? मुझे जरा दोनों चीजों को बताएं। अच्छा शाहजी, ये जो सदर साहब की जो रिटायरमेंट होनी थी 8 को, वो 8 को बाकायदा 8 मार्च को बाकायदा तौर पे जो सदर के ओहदे से वो सबकदोश हो गए थे। तो उससे पहले हफ्ता एक पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ी खबरें चली कि उनकी फैमिली के जो है बड़े हसासे, और फिर जो एक उन्होंने और सदर जिस दौर में उन्होंने एक कोई एग्रीमेंट साइन किया था कोई $25 मिलियन का, जो अलवी डेंटल क्लिनिक के साथ किसी और जो है उसका। तो उसके बाद ये एक जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी खबरें जेर गर्दिश रही, तो मैंने उस हवाले से, क्योंकि हम सुनी सुनाई या इस तरह की जो है अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के ऊपर बजाय इसके कोई बात करने के, तो मैंने ये सोचा कि मुतलका जो इदारे हैं उनसे इस हवाले से कोई मालूमात हासिल की जाए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने जो SCCP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको मैंने जो है वो बाकायदा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी कि ये जो अलवी साहब के जो वाइफ है, उसके साथ साथ उनका एक बेटा और 3 बेटियां हैं उनके, और उसके साथ साथ इनके जो जो इनके बच्चों के जो है वो उन कंपनीज के हवाले से कि क्या इन्होंने जो है ये SCCP में कोई बाकायदा तौर पे कंपनीज को रजिस्टर कराई हुई हैं या नहीं कराई हुई। तो उस पे, क्योंकि देखें जो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ है उसके तहत 15 दिन में कोई भी मुतलका जो इदारा है वो आपको जवाब देने का वो उस पे पाबंद है। अगर वो जवाब नहीं देते तो उसके बाद आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उसमें उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो मैंने 27 फरवरी को इस हवाले से बाकायदा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो SCCP में ये इनके हवाले से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी, और मुझे SCCP की तरफ से कोई इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया कि जो सदर साहब की फैमिली है। जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हमारी तरफ से जवाब है। बिल्कुल उनकी तरफ से ये जवाब है, क्योंकि देखें ये जो मामला एक आया था आसिम सलीम बाजवा साहब वाला, उसके बाद जो है ये काफी मोहतात हो गए इस हवाले से इदारे। और हालांकि मैं इस पे कोई जो है इलीगल वो नहीं, लीगल तरीके से एक कानून के तहत इनसे इंफॉर्मेशन मांग रहा था, और मैंने उनमें ये भी कहा कि इस पे जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का जो खर्चा होगा वो तो जाहिर बात है जो आप रिक्वेस्ट भेज रहा होता है वो उसको वो पे करना होता है। लेकिन उसके बावजूद जो मेरे लिए एक हैरान कुन बात है कि उन्होंने ये तक नहीं मुझे जवाब दिया कि क्या ये आपकी इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट है वो हमने, मुझे ये उनका एक ऑटोमेटेड जो जनरेटेड जो है वो इसका एक मैसेज आया कि हमें आपकी इंफॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो गई है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद कोई अपडेट नहीं दी कि क्या ये क्यों नहीं दे रहे इस हवाले से इंफॉर्मेशन, या ये क्या कोई लॉ के तहत कोई इसमें ममनू है इस पे या नहीं, कोई इस हवाले से अपडेट ही नहीं दी गई।
तो इस पे फिर मैं अब यही सोचा कि जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा तो उसको फिर इंफॉर्मेशन कमीशन में चैलेंज करके, क्योंकि ये एक पब्लिक, देखिए कंपनीज एक्ट जो उसके तहत ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी पाकिस्तानी शहरी की कंपनीज के हवाले से, वो पब्लिक एक इन्फॉर्मेशन होती है, उसे कोई भी पाकिस्तान का शहरी ले सकता है। तो ये डिनाई नहीं कर सकते जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और अब तो वो वैसे भी सदर नहीं रहे, तो ये एक आम शहरी के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं तो उस पर मेरा ख्याल है कि ये इनका कोई डिनाइल बनता नहीं है। तो उस पे फिर मैं यही सोचा कि अब इसको इंफॉर्मेशन कमीशन में ये इसको चैलेंज करूंगा और इस हवाले से जो वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, हमने वादा किया था कि कमेंट्स पढ़ने, जरा पढ़े ना, बताइए ना कि क्या कौन कौन से जी, कमेंट्स हैं इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जो मैं ये 10 पढ़ लेते इस पे हैं। इंक्लूड करना चाहता हूँ। एक तो हमें पंजाब यूनिवर्सिटी से मिला है, उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे काम करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जनाब एजाज सैयद साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से चंद मामलात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामलात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मसाइल बहुत हैं, मैं कुछ ही चीज़ें अर्ज कर देता हूँ। एक नंबर 1 पे जो वो कह रहे हैं कि जो एक अहम मसला है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर पहले 6 माह का था। तो फखर आपकी आवाज बंद हुई है। फखर आप देखें अब आ रही अपनी है आवाज? आवाज। हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, सेमेस्टर 6 माह का था, फिर क्या हुआ? वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 महीने का था, 6 महीने बाद खत्म होता था। इस बार उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 3 महीने का सेमेस्टर बना दिया और स्टूडेंट से पैसे जो फीस है वो 6 महीने की ही ली है। और बच्चे जो है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि 6 महीने का जो कोर्स है वो 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी पैसे तो 6 महीने की ले रही है, लेकिन जो सेमेस्टर उन्होंने खत्म कर दिया वो 3 महीने में। तो इससे एक तो माली बोझ और दूसरा उनकी जो तालीम है उस पर हर्ज आ रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि मसला जो सबसे अहम है, वो कहते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स में 2 से 3 सेमेस्टर्स का रिजल्ट ही जारी नहीं किया जाता और अगला सेमेस्टर शुरू कर दिया जाता है। तो बगैर रिजल्ट के जो है नए सेमेस्टर में जो है स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो कह रहे हैं। और तीसरा मसला वो कह रहे हैं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ फीस तो पूरी ली जाती है, ताहम लाइब्रेरी कार्ड, ट्रांसपोर्ट कार्ड, इंटरनेट की सहूलत ही नहीं दी जाती। ये तमाम चार्ज किए जाते हैं लेकिन ये सहूलतें नहीं दी जाती। और फिर एक और अहम वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट में 6 हॉस्टल्स में गैर कानूनी रिहायशियों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक एक कमरे में 6 से 7 तलबा हैं और सिवाय 1-2 हॉस्टल्स के लड़कों के तमाम हॉस्टल्स में मेस बंद हैं। खवातीन हॉस्टल्स में मेस तो चलते हैं लेकिन खाना गैर मयारी है। इंटरनेट सर्विस बस नाम की है और हर साल नए शोबे खोल दिए जाते हैं लेकिन हॉस्टल्स की तामीर जो है वो नहीं की जाती। तो ये बड़े अहम मसाइल उन्होंने जो है वो हाईलाइट किए हैं। और इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है, और क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की एक तो तालीम का भी हाथ हो रहा है और उसके साथ साथ जो उनके वालदैन के ऊपर भी अनड्यू एक जो बर्डन है वो पड़ रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी। फखर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने लिखा या जो कमेंट लिखा आपने पढ़ा, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसको फॉलो करेंगे से ये एक क्वेश्चन की सूरत में भी इनका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीजें बेहतर हो। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कॉमसेट यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कुछ चीजें आई हैं, उनको मैं देख रहा हूँ और उसके ऊपर भी हम काम करेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला कमेंट क्या है फखर? अच्छा, दूसरा है वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने आपको ईमेल की थी और अभी मैसेज भी कर रहा हूँ, हमारे स्वीडन की एम्बेसी पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से बंद है। इस वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ की एम्बेसी भी कोई बता नहीं रही कि एम्बेसी खुलेगी कब खुलेगी। और पाकिस्तान में अगर किसी को अपनी फैमिली का वीज़ा लगवाना होता है तो उसे इथोपिया जाना पड़ता है और अपने जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके लिए, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और इंटरव्यू के लिए इथोपिया जाना पड़ता है। किसी भी फैमिली को जो वीज़ा लगवाने के लिए इथोपिया गई थी उन्हें उधर ही लूट लिया गया और उनसे पैसे और उनकी जो भी उनके पास चीज़ें थी वो भी छीन ली गई। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मैसेज के बाद मुतल्लिका लोगों से बात करेंगे और अपने प्रोग्राम में इसके हवाले से भी बात करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही। फखर, जिस वक्त ये मामला हुआ था स्वीडन की एम्बेसी वाला, हमने इसको रिपोर्ट किया। एक्सक्यूज मी,
तो हमें रिपोर्ट किया था, इसको हम फॉलो भी करेंगे। मैं फ्रंट ऑफिस से भी पूछूंगा और जो reps हैं यहाँ पर या जो यहाँ पर रहे हैं उनसे भी बात करूंगा। तो बिल्कुल ये भी नोट कर लिया। अगला तीसरा एक और है, ये उस्मान साहब हैं, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, मेरा एक और सवाल एजाज सैयद साहब के लिए है। उन्होंने एक दिन टॉक शॉक जिसमें आप भी मौजूद थे कहा था कि ईसीपी की जो मोबाइल ऐप जिसमें फॉर्म 45 भिजवाए जाने थे वो सिर्फ आरओ के पास थी, जो कि सरासर गलत है। और एजाज सैयद जैसा जर्नलिस्ट कैसे इस पर बात कर सकता है, क्योंकि ये ऐप ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास थी बल्कि उसके साथ साथ सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी मौजूद थी। वजह यह थी कि इंटरनेट ना होने की वजह से इस ऐप को जो है वो उसका जो इशू आ रहा था, जिसकी वजह से लॉग इन नहीं हो पा रहा था। तो ये वो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन थी जो ईवीएम की, वो तमाम लोगों के पास थी, लेकिन असल मसला जो था वो इंटरनेट का था, जो कि आपने भी पहले इस हवाले से हाईलाइट किया था कि इंटरनेट जो है वो इनका प्लान ही यही था कि इलेक्शन वाले दिन बंद किया जाएगा। असल में मैंने जो अपनी मालूमात शेयर की थी, साबित किया कि जो असल मालूमात शेयर करनी थी वो आरओ ने शेयर करनी थी। और जो अगर हुआ है तो जिस तरह की रिपोर्ट की जाए तो वो आरओ से ही हुआ है। और जितने भी, मैं तो ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहा था, आप देखिए जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो सारे मैनुअल लेके आए अपनी अपने रिजल्ट्स, और दे वर बाउंड, इंटरनेट भी नहीं चल रहा था बट दे वर बाउंड टू ब्रिंग द रिजल्ट मैनुअली, और वो लेकर आए। तो इसलिए वो जो इनकी मालूमात को मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकली बात जो हुई है वो भी बताई है। और जो इससे पहले मैंने बता भी दिया था, सबसे पहले खबर मैंने पूरे पाकिस्तान को दी थी कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद होगी, तो वही हुआ। तो इनकी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा वो मुझे और आपको पता नहीं, इसमें जो एक इशू ये भी था कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजना था, वो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर को ही अपना जो ईवीएम के जरिए भी भेजना था, तो वो कंपाइल होके फिर इलेक्शन कमीशन को जाना था। ऐसे ही ऐसे ही। तो मेरे पास नहीं, मेरे पास तो यही अहम जो कमेंट्स थे। 10 कमेंट्स नहीं, कमेंट्स तो ज्यादा आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो इंपॉर्टेंट थे, जो ज्यादा अहमियत के वो थे, जो ऑब्जेक्टिव हो जिसमें कोई इशू बताया गया हो तो उसको जरूर करना चाहिए। तो फखर जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शो देखा, आप हमें देखते हैं, आपका बड़ा शुक्रिया। आप पढ़ते हैं और जो ईमेल है वो लाजमी तौर पे हम देखते हैं कि ईमेल, अगर कुछ ईमेल्स रह गई हैं तो यकीनी तौर पे जो पहले उनको उनके ऊपर काम किया जा रहा है, और जो ईमेल रह गई हैं उनके ऊपर भी लाजमी काम होगा। तो हम लाजमी आपकी चीजों को देखते हैं। talkshop777@gmail.com पर आप हमें बराह रास्त को एविडेंस दे सकते हैं, सबूत दे सकते हैं। और अगर हम एक आध अफराद लेट हुई है तो उसकी कोई वजह है, उसके ऊपर यकीनी तौर पर मुझे अरफा दुरानी को इजाजत दीजिए और अपनी राय का इज़हार करते रहिए।